सलमान भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, ये दो सीनियर तरीन जर्नलिस्ट, स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बकौल के अभी पीसीबी की अपनी तैयारियां उस तरह से नहीं है। हम बातें तो कर रहे हैं कि हमने ये पूरा इवेंट जो है वो होस्ट करना है और हमारी तैयारियां अप टू दी मार्क हैं, हमने स्टेट ऑफ द आर्ट सब कुछ बना दिया। लेकिन हसनैन लियाकत साहब पिंडी की सूरत हाल बता रहे थे, आकिब लाहौर की। आप पिंडी में मौजूद हैं, क्या वैसे इसको सुनने में ही आ रहा है कि पिंडी स्टेडियम को एक्सक्लूड किया जा रहा है इस लिस्ट से, जहां पर ये 3 वेन्यू थे चैंपियन ट्रॉफी के लिए? देखिए, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसकी एक्सक्लूजन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाथ नहीं है। वो ब्रॉडकास्टर्स की जो है 3 डिफरेंट जगह से कवर करने में उनको प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि एक वेन्यू ऑफ दुबई भी बन गया। सो पॉसिबली दैट इज द रीजन। और अगर आप देखें तो यहाँ पर रावलपिंडी के अंदर कोई मेजर ऐसा काम शुरू नहीं हुआ कि कोई तोड़ फोड़ की हो और दोबारा उसे ठीक करने की कोशिश की हो। वो एज इट इज ही है स्टेडियम। ऐसा लगता है कि ये उस प्रोजेक्ट का हिस्सा ही नहीं था जिसमें अभी इसको कोई रेनोवेशन या नया बनाने की तरफ जाना था। और भट्ट साहब, हम स्टांस तो ले सकते हैं ना, वी आर दी होस्ट। हम इंडिया में देखते हैं छोटे से छोटे स्टेडियम से लेके बड़े से बड़े स्टेडियम तक वो हर जगह पे करवाते हैं मैचेस और वहां पर कोई इशू नहीं होता। लेकिन एट द एंड अगेन पाकिस्तान ही क्यों हर चीज को फेस करे? देखिए, देन पाकिस्तान हैज टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम विद ब्रॉडकास्टर्स। ये पाकिस्तान ने किसको हायर किया हुआ है? एक तो आईसीसी का ब्रॉडकास्टर तो है ही, लेकिन किड्स के लिए तो बहुत जगह से किड्स हायर भी हो जाती हैं। पाकिस्तान में 2-3 ऐसे इदारे हैं जिनसे जो आपकी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है वो इक्विपमेंट हायरिंग पे लेती है और फिर उसको ऑपरेट करती है। सो मुझे इसकी ज्यादा डिटेल्स तो नहीं मालूम, लेकिन इट इज बिटवीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द ब्रॉडकास्टर एंड टेक्नीशियंस जो उसको चलाते हैं, कि वो कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास, उसकी कितनी किटें अवेलेबल हैं और कहाँ कहाँ जा सकती हैं। लेते तो सभी रेंट पे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लाहौर का स्टेडियम है उसको लेके तो यहाँ पर पीसीबी के जितने भी लोग हैं वो खासे कॉन्फिडेंट हैं कि वो विद इन टाइम रेडी हो जाएगा। और उसका काम तो आकिब भी उधर जाते रहे हैं, तो आकिब ने पिछले शोज में तो यही कहा था कि काम बड़ी तेजी से जारी है लाहौर में। कराची में भी कोई मेजर ओवरहॉलिंग नहीं है, सिर्फ सामने वाली बिल्डिंग पे काम हो रहा है जिसपे पुराना स्कोर बोर्ड होता था, और उधर कुछ चीजें शिफ्ट हो रही हैं। शायद प्लेयर्स के पेविलियन, ड्रेसिंग रूम्स उस तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर भी कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं है। शायद उस जंगले को कुछ बेहतर किया जाए, शायद सीटिंग को बेहतर किया जाए, लेकिन कंस्ट्रक्शन के हवाले से सिर्फ एक बिल्डिंग को ही किया जा रहा है। सो अगर यही काम है जो करना है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। अच्छा हसनैन लियाकत साहब, जिस तरह से भी भट्ट साहब ने कहा कि ये तो बातचीत तो फिर ब्रॉडकास्टर से करनी पड़ेगी, तो कुछ ऐसी खबरें हैं आपके पास कि उनके साथ कोई इंटरेक्शन हुआ हो, उनको कहा गया हो कि सारी चीजें तो फैसिलिटेट हम करते हैं, आप आने वाले बने, ऑपरेट करने वाले बने, इस बारे कोई इतलात? देखिए, जो भट्ट साहब की बात है, बिल्कुल मैंने भी आपको ब्रेक से पहले यही बात बताई थी कि ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से ये इतराज आया और ये खबर ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से थी। पीसीबी अभी इसकी तस्दीक नहीं कर रहा, तरदीद भी नहीं कर रहा। लेकिन जो 2 स्टैंड्स हैं बिल्कुल मीडिया बिल्डिंग के साथ ही, जहाँ पे भट्ट साहब बैठ के कमेंट्री करते हैं, हम मैच कवर करते हैं, वहां पे ऊपर वाली उनकी छतों को गिराया गया था और कहा गया था कि कुर्सियां यहाँ पे लगेंगी, लेकिन अभी तक नहीं लगी एज ऑफ नाउ। शायद हो सकता है जिस स्पीड से लाहौर कजाफी स्टेडियम का काम हो रहा है वो लग जाए। लेकिन जहां तक ब्रॉडकास्टर्स का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि अगर सिर्फ इंडिया की बात कर ली जाए तो ये फिर बोर्ड टू बोर्ड भी वेरी करता है। जैसे भट्ट साहब की बात मुझे समझ आती है, वहां पे धर्मशाला में भी मैच हुए, कोलकाता में भी मैच हुए, वानखेड़े में भी मैच हुए, अहमदाबाद में भी मैच हुए। तकरीबन 5-6 वेन्यूज वहां पे इस्तेमाल हुए थे, बल्कि इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। सो हमारे यहाँ तो वेन्यूज ही 3 थे, उसके बाद फिर दुबई जाना था। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अभी तक आपका बोर्ड क्लैरिफाई ही नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल या फ्यूजन मॉडल जिसकी बात की जा रही है, ना उस पर बीसीसीआई का वर्जन कोई आया, ना ही पीसीबी का कोई वर्जन आया। ये एक तरह से इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया की लड़ाई है। वो वहां से कोई बात करते हैं तो उसको पाकिस्तान में उछाला जाता है, पाकिस्तान से कोई बात होती है उसको इंडिया से उछाला जाता है। अगर जिस तरह मैंने पहले कहा था कि अगर ये हाइब्रिड मॉडल वाला या स्केड्यूल वाला मामला पहले ही हल हो जाता तो मेरा ख्याल है कि आईसीसी तो पलक झपकते ही उसकी अनाउंसमेंट कर देता। आईसीसी इस वक्त बहुत फंसा हुआ। और मैं आपको बताऊं, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट को चैंपियंस ट्रॉफी से, हाइब्रिड मॉडल से कोई नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान की वो वाइट क्रिकेट है जो कि 13-14 साल एक किस्म का हमारी क्रिकेट एग्जाइल में रही। हमने अबू धाबी में और दुबई में क्रिकेट खेली, लेकिन हम उसको रेजिस्ट करके हमने सर्वाइव किया, हमने पीएसएल का ब्रांड लॉन्च किया। इसी तरह इंडिया है, उसका 51% रेवेन्यू जो है बेसिकली आईपीएल से आता है। ये मसला है ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का और न्यूजीलैंड का, साउथ अफ्रीका का, जो आईसीसी के इवेंट से हमारे वो क्या कहते होते, कमाई हम करते हैं, खाते वो सारे हैं, क्योंकि वहां पे तो 10-10, 15-15, 20-20 गेम्स हैं। वहां पे कट पैट कमिंग्स जब मैच जीत के जाता है
तो उसको अपनी ट्रॉली खुद उठानी पड़ती है। तो ये उनका मसला है, सारे इसी वजह से कंसर्न है। लेकिन इस दफा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस है उसकी तारीफ करनी चाहिए कि एटलीस्ट हमारा स्टांस बेहतर है कि हमने इंडिया को थोड़ा सा उसकी आंखें जरूर दिखाई है कि हम भी कुछ वैल्यू रखते हैं पूरे सिस्टम में। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी बात कर लीजिए। चलिए, चैंपियन ट्रॉफी तो ऑफिशियली कह रहे हैं कि आज छुट्टी की वजह से अनाउंस नहीं होगा, लेट्स सी। कल संडे को छुट्टी की वजह से अनाउंस नहीं, लेट्स सी आज मंडे और या ट्यूसडे आज रात तक अगर कुछ अनाउंसमेंट होती है, ऑफिशियल होता है, तो फिर उस पर फर्दर भी बात करते हैं। अच्छा सलमान भट्ट साहब, मेरे ख्याल सर्दियां आ रही हैं, आ गई हैं, तो क्रिकेटर्स को ठंड लग रही है, कुछ इस्तीफों पर जा रहे हैं, ये क्या मामला है? देखें ना, एक के बाद एक इस्तीफा सामने आ रहा है। अब मोहम्मद इरफान साहब ने भी जो है वो कहीं दिल बर्दाश्ता होकर के दोबारा चांस नहीं मिल रहा, और आमिर और इमाद की तो चलो समझ आ गई, लेकिन इरफान की तो क्रिकेट अभी मेरे ख्याल थी नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो डोमेस्टिक सर्किट का भी हिस्सा नहीं है कुछ सालों से। तो जब आप ना डोमेस्टिक में हैं ना इंटरनेशनल में हैं, अभी तो वो लेजेंड्स की टीम में खेले, फिर एक दुबई में वो T10 खेले, तो अब उनकी वो फिटनेस और वो चीजें नहीं है, वो एज उनकी गुजर चुकी है। और आई थिंक उनका बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। मोहम्मद इरफान की बात कर रहा हूँ, और अगर आप आमिर और उसकी बात करें, इमाद वसीम की, तो ऑटोमेटिक रिटायरमेंट्स हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट ने तो उनको खिलाया नहीं है। बहरहाल डोमेस्टिक में वो पहले भी नहीं खेलते थे, और जो लीग्स हैं उनकी वो खेलेंगे। तो इसमें तो सिर्फ कह लें कि उन्होंने खुद से बस ट्वीट कर दी होगी या ऐलान कर दिया होगा, वरना तो जो सिलसिला चल रहा है, दे आर नोवेयर, यानी कि वो कंसिडरेशन में ही नहीं है कि पाकिस्तान के लिए खेलें। तो अगर वो अपने रिटायरमेंट ऐलान करते हैं या नहीं करते, इससे क्या फर्क पड़ता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल करने के लिए ना मेरा ख्याल रिटायरमेंट जो है ना वो अच्छा है कि जाके खुल के बोल सकें और पीसीबी की तलवार ना लटके। इस किस्म का आकिब कोई प्रेशर वगैरह नहीं, ऑब्वियसली ये प्रेशर वगैरह तो नहीं होगा उसमें। जिसना इरफान काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, वो ना डोमेस्टिक सर्किट में, जिसना सलमान भाई ने भी बताया है, ना वो जो है वो क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेजेंड्स लीग में भी वो शामिल हैं। तो मेरा ख्याल है इट्स अ राइट डिसीजन कि उनको अब जो है वो रिटायरमेंट दे देनी चाहिए थी। लेकिन आमिर और इमाद वसीम की जैसे आपको बात है, मुझे लगता है उन्होंने काफ़ी देर कर दी रिटायरमेंट देने में। वर्ल्ड कप के बाद जिसना कि स्पेशली जिस उम्मीदों के साथ उनको वर्ल्ड कप में रखा गया था, और लोग समझ रहे थे शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमिर की जोड़ी पता नहीं क्या उनका तूफान बर्पा कर देगी, तो वो तूफान जो उनसा बर्पा हुआ न्यूयॉर्क में, डैलस में, वो सबके सामने था। तो मेरा ख्याल है तभी कर देना चाहिए था। अब चूंकि आमिर जो है उस तरह की फॉर्म नहीं लगी, इस वक्त वो लंका T10 लीग खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लीग्स खेल रहे हैं, तो मेरा ख्याल उन्होंने सोचा होगा कि अब ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट के, पाकिस्तान की क्रिकेट से किनारा खींची इख्तियार करके हम जरा डोमेस्टिक में या लीग क्रिकेट में ज़्यादा खेल लें, क्योंकि ज़्यादा आजकल इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर उसी क्रिकेट में नजर आते हैं बजाय के पाकिस्तान की। तो मेरा ख्याल है ये सही ठीक है। अच्छा जी, अब वो वाला टॉपिक जिससे मैं तो बड़ी जान छुड़ा रहा था, लेकिन प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि ये टॉपिक लाजमी है, मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, और वो है जी T20 क्रिकेट पाकिस्तान जो 2024 में हाल हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। सलमान भट्ट साहब, मुर्द इल्ज़ाम किसे हम ठहराएंगे? क्योंकि 2024 एक ड्राना ख्वाब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए T20 के वाले से। अब वर्ल्ड कप को ले लो, वही जो हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ शिकस्त खाई, उसके बाद हमने अमेरिका वाला सानहा पेश आया, अब ये 2-0 से हम साउथ अफ्रीका से भी हार गए हैं। चलें, कल ओडीआई मैच है, लेकिन क्या आपको लूप होल्स क्या नजर आ रहे हैं? वही चेहरे हैं, कप्तान तो बदल गया, लेकिन जो है वो रविश ना बदली। देखिए, पाकिस्तान के जो टॉप क्रिकेटिंग नेशंस है ना, उनसे कुछ बड़े वाजे जो है ना वो डिफरेंसेस हैं, और वो डिफरेंसेस हैं आपकी टेक्निक को लेकर, चाहे वो पावर हिटिंग हो, चाहे वो डिफेंसिव टेक्निक हो। वो आपका फर्क है ताकत का, ठीक है, फिटनेस का, गेम अवेयरनेस का, एथलेटिसिज्म का। तो ये वो चीजें हैं जिन पे हमें ग्रास रूट से काम करना पड़ेगा। टीनेज ईयर्स से लड़कों पे काम होगा तो बड़े लेवल पर जाकर वो बड़ी टीमों से compete कर सकते हैं। जब ये T20 का फॉर्मेट आया था 2007 में, वर्ल्ड चैलेंज था साउथ अफ्रीका में, तो तब पाकिस्तान में लोकली हम सब बहुत T20 खेलते थे, बाकी कंट्रीज इसकी तरफ इतना नहीं आई हुई थी। तो जो नेचुरल टैलेंट के बलबूते पर जो चीजें थी, वो पाकिस्तान ने पहले इनिशियल कुछ ईयर्स में बड़े अच्छे रिजल्ट्स जो थे वो प्रोड्यूस किए। बट लेटली अगर आप टीम्स को देखें तो देखें पावर हिटिंग की टेक्निक्स डेवलप हुई हैं, उस पर रिसर्च हुई है, बॉडी स्टिल रहती है, आर्म्स मूव करते हैं, नीचे से पैर अपनी जगह से नहीं हिलते, बेस स्ट्रांग रहती है। और स्ट्रांग बेस के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए आपको स्ट्रांग बॉडी चाहिए। आपने मिलर की इनिंग देखी, आपने रीजा हेंड्रिक्स की इनिंग देखी, आपको ऐसा लगता है कहीं से स्ट्रक्चर देख के कि हमारी और उनकी टीम बराबर है? आपको अपने लड़कों में वो ब्लंट हिटिंग नजर आती है सामने कि वो ताकत के बलबूते पे छक्का मारते हैं, जिस तरह टीम में जो है? तो ये चीज, ये जो क्रिकेट है, इसका बहुत ज्यादा रिलायंस है ऑन फिजिकल पावर एंड द बॉडी लैंग्वेज, और जो एथलेटिसिज्म है फील्डिंग के दौरान, रनिंग बिटवीन द विकेट के दौरान। आप देखिए वेंडर डूसन ने जो आखिरी
ओवर में छक्का लगाया हारिस रऊफ को, 150 किलोमीटर की स्पीड पे वो बॉल था और उन्होंने आगे एक स्टेप लेकर सामने छक्का मारा है। और उनकी उम्र 35 साल है। रिमेंबर, आपकी टीम बड़ी यंग है, उसमें जवान लड़के हैं, बकौल हमारे, हम तो 30 से ऊपर वालों को कहते हैं जाओ। तो वहां पर जो 2 लड़कों ने पाकिस्तान से मैच जीता, एक 34 साल का था, एक 35 साल का था। तो जो पीक एज भी आपकी आती है, जिसमें एक प्लेयर मेंटली मैच्योर होता है, उसे हर चीज का पता होता है, तजर्बा होता है, वो अगर फिजिकली फिट हो तो वो बहुत फर्क डाल सकता है। लेकिन हमारी जो पिछले कुछ अरसे से एक कोशिश रही है 5-6 सालों से पिछले, कि हम 30 साल से ऊपर वालों को डिस्करेज करें, उनको ना खिलाएं। और जब वो 6 टीमों का दौर आया, जब डिपार्टमेंट बंद हुए, तो ये तो बड़ी एक ओपन सीक्रेट था कि ये जो 30-32 साल वाले इनको नहीं खिलाना, ठीक है। और फिर हमने जो यंगस्टर्स को जब बीच में डाला, और उनको भी जब डाला तो उन्हें कंफ्यूज कर दिया, यानी ना वो बड़े फॉर्मेट के प्लेयर रहे, ना वो छोटे फॉर्मेट के प्लेयर रहे, क्योंकि हमने अंधाधुंध पावर हिटिंग की बातें की, इंटेंट की बात की, स्ट्राइक रेट की बात की, नहीं की तो टेक्निक की नहीं की, नहीं की तो लाइन लेंथ की नहीं की, फिजिकल फिटनेस की नहीं की। फिटनेस का शोर बड़ा मचता है कि जो टेस्ट पास नहीं हुआ। आपका टेस्ट है क्या? आपका जो टेस्ट है वो सबका एक ही है, उसमें रोल ओरिएंटेशन, एग्जैक्टली, उसमें रोल ओरिएंटेशन होनी चाहिए। अगर कोई इम्पैक्ट प्लेयर है और उसने बड़े हिट मारने हैं तो उसको उतनी एंड्योरेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर है भी तो फिर भी उस पर काम किया जा सकता है, वो उसकी फिजिक से झलकेगा काम। तो हमारा नेशनल एथलीट्स के साथ खासा फर्क है, जिसकी वजह से आउटपुट में कमी आई हुई है। हमें इस पे तेजी से काम करना है और ग्रास रूट से करना है।